नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, जिसमें मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्री को लेकर के हंगामा मचा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा योगी हुकूमत में नौ तामीर भगवा बैतुल खला को लोगों ने मंदिर समझ बैठे और पूजा करने लगे, ऐसी भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। इसके अलावा आतिश तासीर जिसने नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म की सरजनिश की थी, तनकीद की थी, उसके वो ऐसी कार्ड को रद्द कर दिया गया है। उसकी भी कुछ तफसीलात हम आप लोगों के सामने रखते हैं। नोटबंदी के 3 साल मुकम्मल होने के बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज ही के दिन 3 साल कबल नोटबंदी हुई थी और आवाम के हालात अभी तक वैसे ही बने हुए हैं। इस पर भी तबसरा करने की कोशिश करेंगे। और 2-3 अहम तरीन और ख़बरें हैं, जिसमें गैर मुल्की अइम्मा के लिए जर्मन ज़बान लाजमी करार दिया गया है। और ईरान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। फ़िलहाल 6 अफराद की हलाकत और 300 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की ख़बरें मौसूल हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं तफसीली रोशनी भी डालूँगा, तबसरा भी करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मचे हंगामे की। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान SVDV फैकल्टी के शोबे अदब में एक मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी में एहतिजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है। महकमे के रिसर्च स्कॉलर्स और दीगर तलबा ने जुमेरात को यूनिवर्सिटी अहाते में वाइस चांसलर की रिहाइश के पास होलकर भवन में धरना देना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के तलबा गैर हिंदू प्रोफेसर की तकर्री को रद्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि BHU इंतज़ामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि उम्मीदवार की तकर्री यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के कवानीन व ज़वाबित और BHU के एक्ट के तहत शफाफ तरीके से हुई है। BHU के वाइस चांसलर राकेश भटनागर को लिखे ख़त में मुजाहिरीन तलबा ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के बानी और आंजहानी पंडित मदन मोहन मालवीया ने SVDV फैकल्टी को यूनिवर्सिटी के दिल का राजा दिया था और यहाँ मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्री मुनासिब नहीं है। तलबा ने ख़त में लिखा है कि फैकल्टी की स्टोन प्लेट में ये भी लिखा गया है कि इदारा सकाफ़ती, मजहबी, तारीख़ी दलाइल और सनातन हिंदुओं और उनकी बिलावास्ता या बिलवास्ता शाखों जैसे आर्य समाज, बौद्ध, जैन, सिख वगैरह के गौर खौस के लिए भी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इन सभी बातों को जानने के बावजूद साजिश के तहत यह गैर हिंदू की तकर्री की गई है। BHU के तर्जुमान राजेश सिंह का कहना है कि तकर्री SVDV फैकल्टी के अदब डिपार्टमेंट में एक इंटरव्यू के बाद ही की गई। यूनिवर्सिटी ने UGC के कवानीन और BHU एक्ट के तहत ही तकर्री की है। ऐसे में ज़ात पात की बुनियाद पर तफरीक के लिए कोई जगह नहीं है। तकर्री पूरी शफाफियत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीदवार की अहलियत की बुनियाद पर की गई है। वहीं उन्होंने तकर्री को लेकर हो रहे मुजाहरे पर तबसरा करने से मना कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ ऐसे जुनूनी तलबा हैं जिनके जहनों में असबियत बैठ गई है। ये कुछ चुनिंदा तलबा हैं जो उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ इस बात से लेकर के एतराज़ है कि जो पढ़ाने के लिए आए हुए हैं वो मुसलमान हैं। और इस तरह का माहौल अज़बख़ुद इस वक्त बना दिया गया है। और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से तो ऐसी कई ख़बरें आती हैं असबियत भरे। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत के लिए एक मुसलमान के मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तकर्री होती है तो ऐसे हालात में इनकी असबियत सामने आएगी और वो अपना मुजाहरा भी करेगी। और ये आज तलबा के सामने देखने को मिला है। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने फ़ैसले पर अटल है और उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि यहाँ इस तरह के मामलों में किसी भी तरह से समाज, धर्म और मज़हब को नहीं देखा गया है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की बात करते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत आने के बाद से अगर कोई रंग सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है
तो वो है भगवा रंग। अस्पतालों की बेडशीट हो या सरकारी बसें, सभी का रंग भगवा हो गया। कई मशहूर इमारतें भी भगवा रंग में रंग गई। और हद तो ये है कि सफाई मुहिम के तहत यूपी के कई इलाकों में तामीर बैतुल खला की दीवारें भी भगवा हो गई। जी हाँ, बैतुल खला की दीवार भगवा रंग से रंगे जाने का मामला रियासत के हमीरपुर जिले में देखने को मिला है। यहाँ एक गांव में तकरीबन 1 साल कबल बने बैतुल खला की दीवार पर ठेकेदार ने भगवा रंग का रंग चढ़ा दिया और उस पर ताला लगा दिया। हैरानी की बात है कि किसी को ये खबर नहीं कि ये बैतुल खला है और तालाबंद भगवा रंग में रंगे दीवार को लोगों ने मंदिर समझ लिया। फिर क्या था, सभी वहां पर पूजा करने लग गए। ये पूरा वाकया हमीरपुर जिले के मोदाहा गांव का है। यहाँ गुज़िश्ता 1 साल से गांव वाले इसे बैतुल खला को मंदिर समझकर पूजा कर रहे थे। वही जो इस वक्त तस्वीर आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति है, क्योंकि उसके दरवाजे तो हमेशा ही बंद थे। किसी ने अंदर झांक कर अभी तक देखा ही नहीं था। गांव के एक बाशिंदा राकेश चंदेल बताते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बना हुआ था और उसका रंग भगवा था और देखने में मंदिर की तरह मालूम होता था। लोगों को लगा कि ये मंदिर है और उन्होंने बगैर किसी पूछे उसके बाहर पूजा शुरू कर दी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अफसरों ने बताया कि ये तो बैतुल खला है। चंदेल ने मजीद बताया कि बैतुल खला के रंग से लोगों को उसके मंदिर होने की गलतफहमी हुई। बहरहाल अब इसका रंग बदलकर गुलाबी कर दिया गया है। पता चला है कि बैतुल खला तकरीबन 1 साल पहले बना था, लेकिन तब से ही उस पर ताला लगा था। इस सिलसिले में मोदाहा नगर पंचायत के चेयरमैन रामकिशोर का कहना है कि पब्लिक टॉयलेट था और उसे 1 साल पहले नगर पालिका परिषद ने बनाया था। ठेकेदार ने उसे भगवा रंग में रंग दिया, जिससे लोगों में गलतफहमी पैदा हो गई और उन्होंने मंदिर समझकर उसकी पूजा शुरू कर दी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो है हमारे समाज का, बिलखुसूस हिंदुस्तान में, किस तरह जो है सिर्फ रंगों को देख करके उसको भगवान मानने बैठ जाते हैं और बिना तहकीक व तफ्तीश बैतुल खला की पूजा करने लग जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और बात करते हैं हम आपके सामने, और वो खबर है कि कलमकार आतिश अली तासीर की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OICI कार्ड का रद्द कर दिया जाना। दरअसल मरकज़ की मोदी हुकूमत ने बरतानिया में पैदा होने वाले कलमकार आतिश अली तासीर का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OIC कार्ड रद्द कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि चूंकि उन्होंने ये बात छुपाई कि उनके वालिद पाकिस्तानी नजाज थे, इसलिए उनका OIC कार्ड रद्द कर दिया गया। वाज़ेह हो कि आतिश तासीर ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन टाइम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तनकीद करते हुए एक मजमून लिखा था जिसका नाम था डिवाइडर इन चीफ। माना जा रहा है कि इसी वजह से तासीर का OIC कार्ड रद्द कर दिया गया है। आतिश तासीर ने हुकूमत के इस फैसले को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। तासीर ने इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए टाइम मैगजीन की वेबसाइट पर एक मजमून लिखा है जिसका उन्वान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हुकूमत क्यों मुझे जिला वतन कर रही है। इस मजमून में उन्हें लिखा है कि मैं बरतानिया में पैदा हुआ और ब्रिटिश शहरी हूँ, लेकिन 2 साल की उम्र से ही हिंदुस्तान में अपनी वालिदा तौलीन सिंह, जो एक मशहूर सहाफ़ी हैं, के साथ रहा और वहीं पर पला बड़ा। उन्होंने ही मेरी परवरिश की और वही मेरी कानूनी गार्जियन भी हैं। मैं अपने वालिद से पहली बार तब मिला जब मेरी उम्र 21 साल की थी। मैंने अपनी किताब स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री में मेरे वालिद और वालिदा के रिश्ते पर तफसील से लिखा है। ऐसे में अपने वालिद के पाकिस्तानी होने को छुपाने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि मैंने जो लिखा था उसकी सज़ा दी गई है। वज़ारत दाखिला के एक तर्जुमान ने बताया कि शहरियत कानून 1955 के मुताबिक तासीर OIC कार्ड के लिए नाअहल हो गए हैं, क्योंकि OIC कार्ड किसी ऐसे आदमी को जारी नहीं किया जाता है जिसके माँ या बाप या दादा दादी पाकिस्तानी हों, और उन्होंने ये बात छुपा रखी थी। तर्जुमान ने बताया कि तासीर 38 ने वाज़े तौर पर बहुत बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया और मालूमात को छुपाया है। बैकअप नाज़रीन, चूँकि तासीर ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी और मोदी के नाम पर एक डिवाइडर इन चीफ के नाम पर एक आर्टिकल लिखा था, जिससे बहुत ज़्यादा आर्टिकल को पजीराई मिली थी और इससे यूरोपियन ममालिक में टाइम मैगजीन बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। शायद यही वजह है कि उसको सज़ा दी गई, जैसे तासीर अहमद ने कहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नोटबंदी की। आप लोगों को ये वीडियो जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ वो याद होगी। ये वीडियो देखिए, आज से 3 साल कबल जब मोदी हुकूमत ने अचानक कहा कि आपके 500 नोट बंद हो गए हैं और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, तो उस वक्त आवाम की क्या हालत हुई थी, क्या दुर्गत बनी थी, कितने लोगों ने खुदकुशी की थी और कितनी लंबी लंबी कतारें बनी हुई थी अपनी ही रकम को, गाड़ी कमाई को निकालने के लिए बैंकों से, ATM से वगैरह वगैरह।
اور اپنی ہی رقم کو گاڑی کمائی کو نکالنے کے لیے پولیس کے ہاتھوں مار بھی کھانا پڑا تھا اور بہت ساری چیزیں. یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عام آدمی کتنی پریشان اٹھایا ہوگا اس موقع پر. آج ہی کے دن 3 سال پہلے مودی حکومت نے ملک کو معاشی بدحالی کے راستے پر دھکیلنے والا فیصلہ کیا تھا. آج 8 نومبر ہے. آج ہی کے دن نوٹ بندی کا اعلان ہوا تھا. اس نوٹ بندی کا نتیجہ ہے کہ ملک 3 سال بعد بھی مضر اثرات کا سامنا کر رہا ہے اور عوام جدوجہد کر رہے ہیں. کسانوں کی فصل کی قیمت نہیں نکل پا رہی ہے. ملازمتوں کو ملازمت بچانا مشکل ہو رہا ہے اور کاروباریوں کو تجارت جاری رکھنا محال ہو رہا ہے. 2016 نومبر کی 8 تاریخ ملک کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب ملک نے ایک غلط سمت کی طرف قدم بڑھائے. 3 سال بعد ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے منہ سے خود بول رہے ہیں کہ ان کے دور کے پہلے 5 سال برباد ہو گئے، لیکن اس کے لیے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہیں. کیش لیس معیشت کی ان کی جنون نے معیشت کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ سنبھلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. 3 سال پہلے کی اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ نوٹ بندی سے کالا دھن ختم ہو جائے گا، دہشت گردی کا صفایا ہو جائے گا اور نقلی نوٹ باہر نکل کر آئیں گے. لیکن ہوا کیا؟ کالے دھن کے تو درشن نہیں ہوئے. نقلی نوٹ اب بھی ہمارے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور دہشت گردی کے نام پر ہی تو بی جے پی ووٹ مانگتی رہی ہے. کل ملا کر جن باتوں اور دعووں پر نوٹ بندی کی گئی تھی وہ اس سب میں ناکام ثابت ہوئی. نوٹ بندی کا جب اعلان ہوا تھا، کیا امیر، کیا غریب، کیا گاؤں اور کیا شہر، سب نے اس کا استقبال کیا. مانا گیا کہ اس سے امیر غریب سب ایک قطار میں آ گئے. غریبوں کو لگا کہ اعلیٰ متوسط طبقے کو اوقات دکھا دی گئی. لیکن 3 سال بعد یہی غریب سب سے زیادہ غمزدہ ہیں. لیبر بیورو کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں مزدوروں کی مزدوری میں ہونے والے اضافے میں 3.4% کی کمی ہوئی ہے. زرعی مزدوروں کے لیے شرح مہنگائی کہیں زیادہ ثابت ہو رہی ہے. نوٹ بندی سے حالات ایسے آ گئے کہ بازار سے طلب ہی ختم ہو گئی. گاؤں میں طلب کی حالت اور بھی خراب ہے. بچت کی حالت بھی بگڑ چکی ہے. سال 2011 اور 12 کے مقابلے گھریلو بچت میں 3% سے زیادہ کی کمی آئی ہے. طلب کم ہونے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ لوگ کم خرچ رہے ہیں اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی حالت ملک کی آبادی کے بڑے حصے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. یو پی اے حکومت کے دور میں تقریباً 14 کروڑ لوگ غریبی لائن سے اوپر آئے تھے اور متوسط طبقے میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ واپس اسی دور میں پہنچنے لگے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ صارف کی طلب میں بے حد کمی ہے اور اس کا اثر معیشت پر صاف نظر آ رہا ہے. شرح ترقی کی پیمائش کے طریقے حکومت نے بدل دیے اور اسے 7.6% پر دکھا دیا، لیکن 3 سال بعد ایس بی آئی کا اندازہ ہی بتاتا ہے کہ 5% سے نیچے جا چکی ہے. یعنی اگر ہمیں آج سے شروع کر 2024 تک 5 کھرب ڈالر کی معیشت بننا ہے تو ہر سال کم از کم 8% کی رفتار سے ترقی کرنی ہوگی. نوٹ بندی سے جو جھٹکا لگا تھا اس کا اثر صاف نظر آ رہا ہے. جی ایس ٹی خزانہ 1 لاکھ کروڑ سے نیچے آ گیا. دیوالی بھی بازار میں رونق نہیں لا پائی. صرف ماروتی میں ہی 4.5% کا اضافہ دیکھا گیا. لیکن آٹو سیکٹر کی باقی کمپنیاں پریشان ہیں. اپنے سیاسی نظریات اور انسلاک کے باوجود کاروباری بھی اب بولنے لگے ہیں کہ آنے والا وقت اور بھی مشکلوں بھرا ہے. بہرکیف ناظرین، اسی کے چلتے آج مختلف پارٹیوں اور تنظیموں کی جانب سے نوٹ بندی جو اس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے آج سڑکوں پر اتر کر کے کانگریس کی جانب سے بالخصوص کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہیں، راستوں پر نکل کر کے احتجاجات کر رہی ہیں، جبکہ اس فیصلے کو ہندوستانی معیشت کے لیے لازمی قرار دینے والی مودی حکومت خاموش ہے. نہ تو وزیر اعظم نریندر مودی اور نہ ہی بی جے پی صدر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نوٹ بندی پر کوئی ٹویٹ کیا ہے. کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نوٹ بندی کے دہشت گرد حملے نے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا. اس سے لاکھوں چھوٹے کاروبار تباہ ہو گئے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا. نوٹ بندی نے متعدد لوگوں کی جان بھی لے لی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوٹ بندی کے حملے کی ذمہ داروں کو سزا دی جانی چاہیے. بہرکیف ناظرین، یہ ہے نوٹ بندی کے اثرات جو احتجاجات کر رہے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں، اس کی تصویریں الگ الگ کر کے سامنے آ رہی ہیں. یہ سب کانگریس کے کارندے ہیں جو احتجاجات کر رہے تھے تو ان کو سیکورٹی فورسز گرفتار کر رہی تھی. بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی تصویر کی جس تصویر سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک خاتون کی لنچنگ کی کوشش کی گئی تھی. دہلی پولیس کی خصوصی برانچ کی ایک ٹاپ سیکرٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 نومبر کو
30 हज़ारी कोर्ट में तकरीबन 200 लोगों की भीड़ ने दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज पर हमला कर दिया था और उनकी लिंचिंग की जा सकती थी। उसी दिन अदालती अहाते में वकीलों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ था। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि अगर कुछ पुलिस वालों ने उन्हें नहीं बचाया होता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट की तस्दीक में डीसीपी के पीएसओ की उस ऑडियो क्लिप से भी होती है जिसमें अपने किसी साथी को पूरा वाक़या बता रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, पुलिस और वकीलों के दरमियान जो झगड़े हुए हैं, जो मुठभेड़ हुई, उसके बाद कई तरह की अलग अलग किस्म की खबरें निकल कर के आईं जिससे पूरा मुल्क शर्मिंदा हुआ। पुलिसों की भी उस चीज़ से जिन्होंने वकील पर हमला किया, फिर उसके बाद वकीलों की जानिब से जो जवाबी हमला हुआ पुलिस के कारिंदों पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पिस्तौल छीनने की और रास्तों में उतर कर के जिस अंदाज में आवाम को भी उन्होंने मारने की कोशिश की, इससे जो है काला कोट पूरी तरह बदनाम हुआ था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं जर्मन की। ये कानून तमाम मज़ाहिब के अइम्मा पर लागू ये हुआ है कि गैर मुल्की अइम्मा जो जर्मन में इमामत के लिए आते हैं उनको जर्मन ज़बान जानना लाजमी कर दिया गया है। लेकिन इत्तेहादी काबीना की तरफ से दस्तखत शुदा इस बिल में ख़ास तौर पर मुसलमान अइम्मा की बात की गई है। जर्मन वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बुध के रोज़ उसकी तस्दीक करते हुए कहा कि हम गैर मुल्की अइम्मा से उम्मीद रखते हैं कि उन्हें जर्मन ज़बान आए। इस बिल से जर्मनी में मौजूद रिहाइश और मुलाजिमत से मुतालिक क़वानीन में तब्दीली लाई जा सकेगी। अब यह गैर मुल्की इमाम को किसी जर्मन मस्जिद में आने से कबल इस कदर जर्मन ज़बान लाजमी सीखना होगी कि वो ख़ानदानी मसाइल, ख़रीदारी, मुलाजिमत और उनसे मुंसलिक दीगर उमूर पर जर्मन ज़बान में बहस कर सकें। क़बल ऐसे गैर मुल्की अइम्मा के लिए बस बुनियादी जर्मन काफ़ी होती थी और कानून अइम्मा उसके भी पाबंद नहीं थे, लेकिन अब इसको कानूनी सतह पर पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। नाज़रीन, ईरान से खबर आ रही है कि ईरान में जुमा के रोज़ शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं जिसमें हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई है, जबकि 345 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़लज़ले के बाइस लोगों में खौफ हरास फैल गया और कई इमारतों को नुकसान पहुँचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ज़लज़ला गुज़िश्ता 20 सालों में सबसे शदीद है और उसकी वजह से 14 गाँव बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गौरतलब यह है कि इसी इलाके में 2017 में भी शदीद ज़लज़ला आया था और लोग अभी इस वक्त होने वाले नुकसान से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि फिर से ये आफत टूट पड़ी है। EMSC के मुताबिक ईरान में जुमा की सुबह 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान के सूबे आज़रबाईजान के दारकूमत तबरेज़ से 118 किलोमीटर की दूरी यानी मशरिक़ में वाक़ था। बहरकैफ नाज़रीन, ईरान, पाकिस्तान और इस तरह के इलाक़ों में ज़लज़ले की ख़बरें और वहाँ होने वाले नुकसानात की ख़बरें मौसूल होती ही रहते हैं। ये कुछ तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने पेश करना था। मुझे आज के प्राइम टाइम में इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर कुछ और ख़बरों के साथ शाम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।